खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हिंदुस्तान और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों के घायल होने की खबर है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये घटना 9 दिसंबर 2022 की है। तवांग में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एलएसी तक पहुंचना चाह रही थी। चीनी सैनिकों की इस हरकत का वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने जोरदार तरीके से विरोध किया। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई, जिससे दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आई। हालांकि भारतीय सैनिकों ने एलएसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे 300 चीनी सैनिकों को 13,000 फीट की ऊंचाई से पीछे धकेल दिया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों देश के सैनिक कुछ ही देर में घटनास्थल से पीछे हट गए। घटना के बाद इंडियन आर्मी के कमांडर और चीनी कमांडर ने फ्लैग मीटिंग की ताकि इलाके में शांति बहाली की जा सके। जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों के भारतीय पोस्ट हटाने की मंशा थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में एलएसी के आसपास कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां चीन गलत तरीके से दावेदारी करता है। इन क्षेत्रों में दोनों देशों की सेनाएं अपने दावे के मुताबिक गश्त करते हैं। यहां तैनात भारतीय जवान एलएसी पर चीन की किसी भी गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। गौरतलब है कि भारतीय सैनिकों ने पिछले साल भी अक्टूबर में इसी क्षेत्र में चीनी सैनिकों को रोका था। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 200 चीनी सैनिक एलएसी के पास आना चाह रहे थे, लेकिन तब भी भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया था। हालांकि एलएसी पर चीनी सैनिकों का विश्वासघात कोई नई बात नहीं है। साल 2020 में गलवान में चीन ने ऐसा ही करने की कोशिश की थी, जब चौकी का मुआयना करने पहुंचे भारतीय सैनिकों पर चीनी जवानों ने विश्वासघात कर हमला कर दिया था। इस हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के कई जवान मारे गए। हालांकि चीन ने पहले तो अपने जवानों के मारे जाने से इनकार कर दिया था। भारतीय सेना हमेशा वो करेगी जो मैं समझता हूं इस देश के हित में है, चाहे वो 300 सैनिक हो, चाहे 3,000 हो चाइनीज। भारतीय सेना बहुत बहादुर है। भारतीय सेना हर संघर्ष, हर सिचुएशन को ओवर पावर करने की काबिलियत रखती है, उसको डील करने की काबिलियत रखती है। लेकिन 2-3 मुद्दे हैं जो कि बहुत ही हमें गहराई से और बहुत ही गंभीर है। पहला मुद्दा तो ये देखिए, ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो है वो है, और बाकी दूसरे का कंट्रोल। अगर आपका कंट्रोल है तो आपका जहां कंट्रोल है। पहले तो एक देश का परसेप्शन कम कीजिएगा कि भाई वो ये सोचता है, मैं वो सोचता हूं। कोई सोच नहीं है। जिस सीमा पर 1962 में लड़ाई बंद हुई थी, उससे एक कदम चाइनीज इधर रखता है तो वो भारत की टेरिटरी है। पूरा देश जब ये सोचेगा तो चाइना को एक मैसेज जाएगा कि ये उसकी आखिरी लाइन है, इसके आगे एक कदम उठाओगे तो भारतीय सेना खूंखार की तरह आपके ऊपर टूट पड़ेगी। चीन की साजिशों को जवाब देने के लिए हिंदुस्तान अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जल्द ही एलएसी पर ड्रोन्स की तैनाती हो सकती है। इसके लिए पूर्वी लद्दाख को चुने जाने की बात कही जा रही है। हालांकि ये तैनाती और जगहों पर भी हो सकती है। अब ड्रैगन की हर चाल पर रहेगी भारत की नजर। चालबाज चीन को उसी के अंदाज में जवाब देने की पूरी तैयारी। एलएसी पर आसमान से होगी सबसे सटीक निगरानी। पूर्वी लद्दाख और सिक्किम से सटे चीन की सीमा पर ड्रोन तैनात। चीन की चतुराई और बढ़ते अतिक्रमण पर हिंदुस्तान का ड्रोन पहरा। अभी जो खतरा है, स्लो स्पीड ड्रोन्स जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, उससे लेके हाइपरसोनिक वेपन्स जो कि मार्क 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड चलते हैं। तो जो एरियल खतरा है वो भी, उसका भी एक्सपेंशन काफ़ी हद तक हुआ है। बाकी न्यू डोमेन्स जो हैं, स्पेस डोमेन, साइबर डोमेन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर डोमेन्स, इन सब का तालमेल अभी काफ़ी बीइंग मोर प्रोनाउंस्ड नाउ इन द रिसेंट ईयर्स। हिंदुस्तान के खिलाफ चालबाज चीन की नजर हर वक्त एलएसी पर होती है। यही वजह है कि चीन की चाल को मात देने के लिए हिंदुस्तान हर उस रणनीति पर काम कर रहा है जिससे चीन की साजिशों को नाकाम किया जा सके और चीन के मन में ये डर बिठा सके कि हिंदुस्तान ने हर मोर्चे पर
दुश्मनों को परास्त करने की काबिलियत हासिल कर ली है। लेकिन चालाक चीन अपनी हेराफेरी से बाज नहीं आता है। एजेंडा आज तक में एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने वायुसेना की तैयारियों को बड़ी बेबाकी से रखा। अभी जहां तक ड्रोन्स का है, बेसिकली इसमें कैपेबिलिटी ये है कि ये जाके दुश्मन के इलाके में उन पे हथियार फिटेड होते हैं, मतलब बारूद वगैरह, और ये जाके इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये तैनाती जो है ये बहुत ही आवश्यक है, और जितना हम ये इस प्रकार के हथियार डिप्लॉय करते रहेंगे, चाहे एयर से करें चाहे ग्राउंड से करें, तो और वहां तो मैं बोलूंगा पानी भी है, खासकर ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग त्सू लेक बहुत बड़ा लेक है, तो वहां पर भी हमारी काफी पेट्रोल बोट्स भी डिप्लॉयड हैं। तो ये सारी जो वहां पर है, और साइबर वॉरफेयर, ये सारी एक स्ट्रेटेजी है जो हम रच रहे हैं। भारत इसके लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जो चीन को हिंदुस्तान की ताकत का एहसास करा सके। यही वजह है कि अब हिंदुस्तान LAC पर एडवांस ड्रोन्स तैनात करने की तैयारी कर रहा है। एक और बात जो आपने कही वो मानव रहित लड़ाकू विमानों की। अगर हम UCAVs की बात करें, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, वो क्या आपका एक मेन फोकस एरिया रहेगा आने वाले समय में? जब हम नीश टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो ये तो जरूरी है कि इसमें भी इसकी भी चर्चा करें हम, ड्रोन्स एंड मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग की। पर जैसे हमने अभी जो जारी रशिया यूक्रेन युद्ध में देखा है कि अनकंटेस्टेड एयर स्पेस में ड्रोन्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पर जहाँ पे एयर डिफेंस स्ट्रांग है, जहाँ पे जो कंटेस्टेड एयर स्पेस है, वहाँ पे ड्रोन्स की सफलता ज़्यादा नहीं रही है। तो इस फील्ड में डेवलपमेंट जैसे जैसे सालों में बढ़ता रहेगा, ड्रोन्स जब अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, जब ड्रोन्स अपने आप को मिसाइल से इवेड कर पाएंगे, तब हो सकता है कि ड्रोन्स की संख्या और बढ़ती जाएगी हमारे इन्वेंट्री में। भारतीय वायुसेना इन ड्रोन्स की तैनाती पूर्वी लद्दाख के इलाकों में करने की तैयारी कर रही है। इन ड्रोन्स की खूबियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिन तक बॉर्डर पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। एक अकेला ड्रोन ही बड़े इलाके को कवर करने में सक्षम है। इससे ये चीन की हर हरकत पर नजर रखने में कारगर होंगे। और खास बात यह है कि ये ड्रोन सिर्फ पूर्वी लद्दाख के इलाके में नहीं बल्कि सिक्किम में भी तैनात किए जाएंगे। 24 फरवरी से जो लड़ाई शुरू हुई है, अभी इसका अंत हमें पता नहीं कब होगा, पर इससे हमें यह पता चलता है कि तैयारी हमारी जो होनी चाहिए थी, पहले हमारी तैयारी होती थी शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर्स के लिए, अभी तैयारी हमने करनी है पॉसिबल ऑफ प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स। तो उसके लिए हमारा जो लॉजिस्टिक फुटप्रिंट है उसको बढ़ाना चाहिए। और आपने जैसे एग्जाम्पल दिया रूस के यूटिलाइजेशन ऑफ फाइटर जेट्स, उनके भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, पर टेक्नोलॉजी एक चीज़ होती है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो साथ साथ चलती है वो टैक्टिक्स होती है। तो अगर बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा और आपके टैक्टिक्स वीक होंगे तो आप सफल नहीं रहेंगे। तो हमारा यही प्रयास है कि जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ती है हमारे टैक्टिक्स भी साथ साथ इंप्रूव होते रहेंगे। ये ड्रोन्स निगरानी के साथ साथ हमला करने में भी सक्षम है। इन्हें अपग्रेड करके घातक हमलों के लिए तैयार किया जा सकता है। वैसे ड्रोन्स को लेकर हिंदुस्तान लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। हिंदुस्तान इन्हें आधुनिक बनाकर अपने सुरक्षा घेरे को मजबूत करने में जुटा है। इजराइल से मिले हेरोन ड्रोन्स को भी अपग्रेड कर इनसे मिसाइल अटैक की तैयारी की जा रही है। हालांकि इसके लिए अभी कोई टाइमलाइन तय नहीं की गई है। तो वायुसेना का फोकस इस समय क्या है? आप और लड़ाकू विमान चाहते हैं या और लड़ाकू ड्रोन चाहते हैं? क्या एक समय ऐसा आएगा कि ड्रोन्स UCAV ज्यादा होंगे और फाइटर जेट्स, फाइटर पायलट्स कम होंगे, या फिर एक मैन मशीन इंटरफेस उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे? आपने भाई बहुत ही सही फरमाया, मैन मशीन इंटरफेस को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब हम भारतीय वायुसेना की तरफ देखते हैं तो हमारा नजरिया हमेशा फाइटर एयरक्राफ्ट और हार्डवेयर की तरफ जाता है। ये तो जरूरी है कि हार्डवेयर रहना बहुत अनिवार्य है हमारे लिए, पर साथ साथ जो बिहाइंड द सीन्स जो काम होता है, हमारा नेटवर्क्स होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है, हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी होती है, इस पे भी हमारा ध्यान हमेशा रहा है और इस पे भी हमारा जोर रहा है कि आने वाले सालों में इसमें भी बढ़ोतरी आए। बता दें कि भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक LAC के पार चीनी सेना की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है।
2020 में गलवान में हिंसक झड़प के बाद सेना ने अपनी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा लिया है। जाहिर है अपनी तैयारियों से हिंदुस्तान एक साथ सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, जिसे भेदने की हैसियत ना तो पाकिस्तान में है और ना ही चीन में। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इमरान खान मुश्किलों का पिटारा लेकर घूम रहे हैं। पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। तोशखाना विवाद में अभी इमरान का गला छूटा भी नहीं था कि चुनाव आयोग को एक और मौका मिल गया। इमरान ने चुनाव आयोग में झूठा हलफनामा दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इमरान से जवाब मांगा है। झूठा हलफनामा देने के केस में फंसे इमरान। चुनाव आयोग को बेटी के बारे में नहीं दी जानकारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान के खिलाफ जारी किया नोटिस। तोशाखाना यानी सरकारी खजाने के तोहफे बेचने के मामले में पहले ही मुश्किलों में घिरे इमरान खान एक और बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इमरान पर आरोप है कि चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उन्होंने बेटी होने की बात छिपाई। इमरान ने जेमिमा गोल्ड स्मिथ से 2 बेटों के होने की बात तो हलफनामे में कबूल की है, लेकिन पूर्व प्रेमिका सीटा व्हाइट से हुई बेटी टैरन व्हाइट की जानकारी हलफनामे में नहीं थी, जबकि अमेरिकी और ब्रिटिश अदालतों में यह साबित हो चुकी है कि टैरन के पिता इमरान खान हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इमरान खान, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस करके जवाब मांगा है। वहीं इमरान खान प्रधानमंत्री की गद्दी गंवाने के बाद से ही शहबाज सरकार पर हमलावर है। तो ये जो अब मैं पाकिस्तान देख रहा हूं, ये एक जिंदा कौम है। ये वाकई निकल चुकी है अमर बिल मारूफ पे। ये राय हक के ऊपर निकल चुकी और खड़े होने के लिए तैयार है। और ये जब एक कौम बन जाए ना, तो अरशद उसका फिर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो फिर हर चीज से निकल सकती है। ये कर्जे हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, जब कौम फैसला कर लेती है कर्जे भी उतर जाते हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद साजिद ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान के खिलाफ अर्जी दायर की है। पिटीशन में उन्होंने कहा, इमरान ने इलेक्शन कमीशन को दिए एफिडेविट में 2 बेटे होने की जानकारी दी, लेकिन बेटी होने की बात छिपा गए। अमेरिका और ब्रिटेन की अदालत ने साइंटिफिक एविडेंस के बाद ये माना है कि टैरन व्हाइट के पिता वास्तव में इमरान खान ही हैं। टैरन फिलहाल 28 साल की हो चुकी हैं और अमेरिका में रहती हैं। उनकी मां का नाम सीटा व्हाइट है। खान टैरन के लिए लगातार पैसा भी भेजते हैं और इसके सबूत मौजूद हैं। साजिद की याचिका पर हाईकोर्ट ने इमरान, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि इस मामले की सच्चाई क्या है। अगर आरोप सही है तो क्यों न इमरान को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। हालांकि इमरान खान और उनकी पार्टी ने फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया है। पाकिस्तान की सरकार तथा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पीछे बुरी तरह पड़ गई है। अभी हाल ही में एक PIL का संज्ञान लेते हुए पाकिस्तान की कोर्ट ने इमरान खान से यह जवाब तलब किया है कि उन्होंने इलेक्शन के दौरान जो एफिडेविट दी थी उसमें उन्होंने अपनी एक बेटी के बारे में डिटेल्स क्यों नहीं बताए। इमरान पर लगे आरोप पर पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने प्रतिक्रिया दी। राना ने मीडिया से कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि टैरन व्हाइट इमरान खान की ही बेटी। हमारे पास भी इसके कई पुख्ता सबूत मौजूद हैं। कई साल तक खान ने टैरन के पिता होने से इनकार किया, लेकिन इसके मेडिकल और साइंटिफिक एविडेंस मौजूद हैं और इमरान जितना झूठ बोलेंगे उतना ही फंसते जाएंगे। वहीं खान की पहली पत्नी जेमिमा गोल्ड स्मिथ खुद टैरन को सौतेली बेटी कहती है। लेकिन विवादों में घिरे इमरान खान लगातार चुनावों की मांग कर रहे हैं। तो ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा पब्लिक को चेंज होते हुए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो मैंने पिछले 3.5 महीने में इस मुल्क में पब्लिक को चेंज होते देखा है, मैं कभी नहीं समझता था कि इस तरह पब्लिक निकलेगी खुद ही सड़कों पे। मैं देखता था इंग्लैंड के अंदर इराक की जब जंग थी, 20 लाख लोग सड़कों के ऊपर आ गए उसके खिलाफ अमर बिल मारूफ पे कि ये गलत कर रहे हैं। अब हालांकि हुकूमत बरतानिया को फायदा होना था इराक जंग के अंदर, लोग निकला है कि नहीं जी आप गलत कर रहे हैं, आपने लोगों के ऊपर जंग लड़ रहे हैं, उनके तेल की वजह से कर रहे हैं। 20 लाख लोग।
13 अगस्त 1997 को कैलिफोर्निया हाईकोर्ट के जस्टिस एंथनी जोन्स ने इमरान को टैरिन का पिता घोषित किया था। जस्टिस जोन्स ने फैसले में कहा था, तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स और जांच से ये साफ है कि इमरान ही टैरिन वाइट के पिता हैं। टैरिन की मां सीटा वाइट और खान के 1987-88 से रिलेशन थे, लेकिन इमरान ने जांच में मदद करने से इनकार कर दिया था। उनकी बेटी टैरिन फिलहाल इन दिनों बेबरली हिल्स में रहती है। इमरान खान को अपनी पत्नी, पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ से 2 बेटियां हैं और उसके पहले अपनी प्रेमिका सीता वाइट के साथ भी उनकी एक बेटी है जिसका नाम डेरिन वाइट है। डेरिन वाइट अब 28 साल की हो चुकी है और डीएनए प्रोफाइलिंग के थ्रू ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि वह इमरान खान की बेटी है। खास बात यह है कि इमरान खान को अब केंद्र सरकार को, इलेक्शन कमीशन को यह जवाब देना पड़ेगा। वहीं इमरान खान दूसरे देशों से मिले महंगे तोहफे करोड़ों रुपए में बेचने के मामले में फंसे हुए हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिली डायमंड रिस्ट वॉच और गिफ्ट बेचने के मामले में इमरान के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। हालांकि इमरान खान ने तमाम आरोपों से इनकार किया है। वहीं उनकी पत्नी बुशरा बीबी का घड़ी बेचने का ऑडियो वायरल हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान की पत्नी बुशरा बीबी और दोस्त जुल्फिकार बुखारी का ऑडियो इस बात का सबूत है कि इमरान के कहने पर ही बुशरा ने जुल्फी से संपर्क किया और उन्हें घड़ियां बिकवाने को कहा। जुल्फिकार इमरान सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उनके बड़े राजदार माने जाते हैं, लेकिन खुद भ्रष्टाचार में फंसे इमरान शहबाज सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। तो मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूं कि क्या मैं ही सिर्फ ठेका लिए हुए करप्ट लोगों के खिलाफ, क्या ये हमारे मुल्क की और लोगों की, इदारों की जिम्मेदारी नहीं कि वो लोग जिनकी सारी तारीख सामने है इनकी चोरी की, उनको कैसे हमने मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया? ये जिन्होंने भी किया सबकी जिम्मेदारी है। ये जो आज हम नीचे जा रहे हैं, जो 250 रुपए का अब डॉलर पहुंच गया है, कोई तो जिम्मेदार है ना इसका। बता दें कि इमरान खान खुद बुशरा को रूहानी ताकत और अपनी आध्यात्मिक गुरु बता चुके। बुशरा का पाकिस्तान की सियासत में अहम रोल रहा है। इन्हीं बुशरा के कहने पर ही इमरान ने तत्कालीन ISI चीफ असीम मुनीर को उनके पद से हटवा दिया था, लेकिन आज वही असीम मुनीर पाकिस्तानी सेना के चीफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तानी फौज और अफगानिस्तान तालिबान के बीच खूनी झड़प हो गई है। इस झड़प में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर यह हमला किया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर गरजी तोपें। तालिबान लड़ाकों ने सीमा पार पाकिस्तानी सेना पर किया हमला। गोलीबारी की ये तस्वीरें पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा की हैं। रविवार रात दोनों ओर से दागे गए गोलों में 6 नागरिक मारे गए और 17 लोग घायल हुए, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक अफगान सैनिक मारा गया। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि अफगान सीमा बलों ने चमन सीमा पर मोर्टार सहित भारी हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी की। बता दें कि यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अफगान सेना को नया चेक पोस्ट बनाने से रोका। ड्यूरंट लाइन पर पाकिस्तानी सेना और तालिबानी बलों के बीच ये झड़प कोई पहली बार नहीं हुई। पिछले साल काबुल पर कब्जा करने के बाद कई बार बॉर्डर पर टकराव देखने को मिल चुका है। वहीं पिछले महीने 13 नवंबर को एक अनजान बंदूकधारी ने अफगान क्षेत्र से गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। इसमें एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत हो गई थी और 2 लोग घायल हो गए थे। अब ये लड़ाई इसीलिए हो रही है क्योंकि तालिबान को अब रियलाइज होने लगा धीरे धीरे कि सारी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की ISI, वो इनको यूनाइटेड होने नहीं दे रही है। और मैं इसका एक और उदाहरण दूंगा। यही लड़ाई का मई 2013 में, जब मैं अफगानिस्तान में था तकरीबन 2.5 साल के लिए, 2013 मई में नंगरहार प्रोविंस में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गोश्ता डिस्ट्रिक्ट। गोश्ता डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे ही हादसा हुआ था और वहां अफगान आर्मी ने और तालिबान फाइटर्स ने, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान सेना फ्रंटियर कोर के ऊपर हमले किए थे, उनके 9 जवान शहीद किए थे। पाकिस्तान और तालिबान के बीच जारी तनाव अब हिंसक रूप लेता जा रहा है। तालिबान लड़ाकों ने कंधार प्रांत से सटे स्पिन बोल्डक चमन सीमा पर पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया।
वहीं पाकिस्तानी सेना ने हालात को काबू करने के लिए सीमा पर भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। फिलहाल सीमा से होने वाले व्यापार और लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया है। पाकिस्तानी सेना को आशंका है कि तालिबान लड़ाके दोबारा हमला कर सकते हैं। वहीं तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तानी सैनिक अफगान नागरिकों को बेवजह परेशान करते हैं। अफगानों को घंटों भूखे प्यासे लाइन में खड़ा किया जाता है। उनका नंबर आने के बाद दस्तावेजों को अधूरा बताकर उन्हें परेशान किया जाता है और विरोध जताने पर अफगान नागरिकों की पिटाई की जाती है। तालिबान का दावा है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद पाकिस्तानी सरकार की तरफ से सीमा पर स्थिति सुधारने की कोशिश नहीं की गई। तालिबान हो या कोई भी सरकार हो, अफगानिस्तान में आज तक किसी ने भी ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी हमेशा एक ही रही है कि पश्तून्स को ड्यूरेंट लाइन की दोनों तरफ भिड़ाते रहें, उनके बीच में मतभेद पैदा करना। और अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी लड़ाई यह है कि अपने को यूनाइटेड रखना। और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी हमेशा सक्सेसफुल रही है कि वो पश्तून्स को डिवाइड करके और रूल कर रहे हैं, जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में किया था, डिवाइड एंड रूल। तालिबान शुरू से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा को नहीं मानता। तालिबान का दावा है कि ड्यूरेंट लाइन के उस पार भी अफगानिस्तान का इलाका है। अफगानिस्तान में राज कर रहा तालिबान पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े हिस्से को अपना बताता है। हालांकि पाकिस्तान इन दावों को खारिज करता रहा है। वहीं इस विवाद को सुलझाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गए, जबकि पहले भी ड्यूरेंट लाइन की तारबंदी के दौरान भी कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गोलीबारी क्यों हुई। हालांकि फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। तालिबान का आरोप है कि स्पिन बोल्डक चमन सीमा पर अफगान नागरिकों के साथ पाकिस्तानी सैनिक अच्छा बर्ताव नहीं करते। इसे लेकर तालिबान पाकिस्तान से नाराजगी भी जता चुका है। तालिबान का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद सीमा पर हालात नहीं सुधर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।